बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। एक चेस बोर्ड है जिस पर मोहरे आमने सामने हैं और जजेस, हुकूमत और सिस्टम मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी मर्जी से जजेस को यहाँ 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 इस जगह उस जगह रख सकें। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो जारी है, मगर मैं दरमियान में इसलिए आन टपका हूं कि आपको बताना है। आप देख सकते हैं हमारा दूसरा चैनल डॉक्यूमेंटेड भी। डॉक्यूमेंटेड में हम पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन वाक़यात, बाज़ औक़ात आलमी तारीख के अहम तरीन वाक़यात डॉक्यूमेंट करेंगे। ऐसी कहानियाँ जो ज़रा छुपी हुई हैं, अनकही हैं, मुकम्मल तफसीलात के साथ आपके सामने नहीं हैं। ऐसी कहानियाँ जिन्हें सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लें कि क्या ऐसा भी हो सकता है। उन वाक़यात को हम कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेड। एक जज साहब जो हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में, रिटायर्ड जज साहब, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में वापस लाने की कोशिश हो रही है। कौन कर रहा है ये कोशिश, क्यों की जा रही है ये कोशिश, ये बड़ा दिलचस्प मामला है। जज साहब कौन है, वीडियो में आगे जाकर मैं आपको उनका नाम बताऊंगा। फिर सारे मामलात अदालत में चल रहे हैं, तो अदालतों से जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बिगड़ रहा है। एक अहम तरीन जज साहब के असिस्टेंट के घर नामालूम अफराद रात 11:30 बजे पहुंच गए और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने जज साहब के असिस्टेंट से कुछ लिखवा लिया। क्या लिखवाया, किस तरह लिखवाया, किस बारे में लिखवाया, इस बारे में डॉक्यूमेंट सामने आ गया है। ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। तो वो जो हम मुसलसल सुन रहे हैं, स्टैब्लिशमेंट, अदलिया, आमने सामने, तो ये सिचुएशन इतनी सादा नहीं है जितनी नज़र आ रही है। और इसमें जो कुछ हो रहा है वो बड़ा अजीब व गरीब है। अदालतों में क्या हुआ है ये बहुत देखने की चीज़ है। और हुकूमत का, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का एक खौफ है। इस खौफ में वो खुद भी मुब्तला हैं, अपने दोस्तों को भी उन्होंने इस खौफ में मुब्तला करके रखा हुआ है। और वो ये वार्निंग दे रहे हैं कि अगर हम डूबे तो सिर्फ हम नहीं डूबेंगे, तुम भी डूब जाओगे। मैंने गुज़श्ता वीडियो के आगाज़ में आपको एक चीज़ बताई थी, कर्टन रेजर में, कि क्या होने जा रहा है। अक्टूबर दूर है, बहुत दूर नहीं है अक्टूबर। तो अक्टूबर के बाद, अक्टूबर में किसी वक्त एक ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे हालात बिल्कुल बदल जाएं, बिल्कुल बदल जाएं मुकम्मल तौर पर। तो ये सिचुएशन बड़ी दिलचस्प है। इन तमाम चीज़ों की इसमें बात करते हैं। लेकिन आज अहम तरीन केस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वहाँ से शुरू करते हैं। काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में ये जो ऑर्डिनेंस आया, जिस ऑर्डिनेंस के तहत इन लोगों ने जो जीत गए हैं ये तय किया कि हमारे जहाँ केसेस जाएंगे वो रिटायर्ड जजेस भी सुन सकते हैं। अब जो फॉर्म 47 पर जीत गए हैं वो ये करें कि हमारे केसेस रिटायर्ड जजेस भी सुन सकते हैं, और रिटायर्ड जजेस इलेक्शन कमीशन लगाएगा और वहाँ कैसे समाअत होगी। ये मामला जो था वो लाहौर हाई कोर्ट में था। वहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहुँच गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो हुआ है, काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में जो हुआ है, उसके बाद ये नज़र आ रहा है कि अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अपील हो गई है मुस्तरद, लेकिन रिलीफ मिलता नजर आ रहा है केस के फैसले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और इसका नतीजा हमें हुकूमत को रिलीफ की शक्ल में नजर आएगा मेरी राय में। ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। बात यहीं से शुरू करते हैं। काजी फाइज ईसा साहब की अदालत ने आइन का आर्टिकल है गालिबन 219 और 219 की शिक़ सी, उसके तहत एक चीज़ केस में अभी वाज़े कर दी है। यानी उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन की ड्यूटीज़ क्या हैं। तो वहाँ पर लिखा हुआ है अपॉइंटिंग ऑफ ट्राइब्यूनल्स। अब जब अपॉइंटिंग ऑफ ट्राइब्यूनल्स या अपॉइंटमेंट ऑफ ट्राइब्यूनल जो है वो इलेक्शन कमीशन की अगर जिम्मेदारी है, तो काजी फाइज ईसा साहब ने इस बारे में फैसला दे दिया है। लेकिन ये ऑर्डिनेंस आया था, इस पर उन्होंने कुछ रिमार्क्स दिए हैं। हुआ क्या अदालत में, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ये कहते हैं कि सदारती ऑर्डिनेंस लाना पार्लियामेंट की तौहीन है, ऑर्डिनेंस ही लाना है तो ऐवान को बंद कर दें। 8 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स जो लाहौर हाई कोर्ट ने बनाए थे, उनकी तश्कील से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन के वकील ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ट्राइब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है,
1977 से इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स कायम करता आ रहा है। केस में आइन के आर्टिकल 219 सी की तशरीह का मामला है। 14 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने ट्राइब्यूनल्स की तश्कील के लिए तमाम हाई कोर्ट्स को खतूत लिखे और जजेस के नामों की फहरिस्तें मांगी। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से 20 फरवरी को 2 जजेस के नाम दिए गए। दोनों जजेस को इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के लिए नोटिफाई कर दिया गया। 26 अप्रैल को मजीद 2 जजेस की बतौर इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स तश्कील दे दिए गए। 4 ट्राइब्यूनल्स की तश्कील तक कोई तनाज़ा नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते? एक मीटिंग में बैठकर सब कुछ तय किया जा सकता है। क्या पाकिस्तान में हर चीज को मुतनाज़े बनाना लाजिम है? इंतखाबात की तारीख पर भी सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन में तनाज़ा था। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट की जानिब से खत क्यों लिखे जा रहे हैं? चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन बैठ जाते तो तनाज़े का कोई हल निकल आता। बैठकर बात करते तो किसी नतीजे पर पहुंच जाते। क्या चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन का मिलना मना है? क्या कोई अना का मसला है? यहां पर बेंच में शामिल जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम हाई कोर्ट्स को खतूत लिखे, तनाज़ा नहीं हुआ। लाहौर हाई कोर्ट के अलावा कहीं तनाज़ा नहीं हुआ। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में तो ट्राइब्यूनल्स की कार्रवाई मुकम्मल होने को है। मैं जब चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट था, हमने वाज़ेह कह दिया था कि ट्राइब्यूनल्स के क़याम का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। दौरान समाअत हाई कोर्ट के लिए काबिल एहतराम कहने पर चीफ जस्टिस ने रोकते हुए कहा कि काबिल एहतराम जजेस के लिए कहा जाता है। क्या इंग्लिस्तान में पार्लियामान को काबिल एहतराम कहा जाता है? यहाँ पार्लियामेंटेरियन एक दूसरे को एहतराम नहीं देते, एक दूसरे को गालम गलोच होती है। इलेक्शन कमीशन को काबिल एहतराम क्यों नहीं कहते? क्या इलेक्शन कमीशन काबिल एहतराम नहीं? चीफ जस्टिस ने कहा आइन बिल्कुल वाज़ेह है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। आर्टिकल 219 सेक्शन सी ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है। अब यहां से नजर आता है कि केस का मुमकिना फैसला क्या है। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं हमने अदालती फैसलों पर नहीं, आइन और कानून के तहत हलफ उठा रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने जब जब आइन की तशरीह की, पेचीदगियां पैदा हुई। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आइन ऑर्डिनेंस के इजरा की इजाजत देता है। अब ये वो तमाम लोग हैं जो सदर आरिफ अलवी के दिनों में शोर करते थे, नून लीग वाले जरदारी साहब के दिनों में शोर करते थे, और अब ये जरदारी साहब के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी नून लीग ये ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं, जबकि इनकी ठीक ठाक मिलने के बाद ऐवान में अक्सरियत भी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल्स तश्कील से मुताल्लिक सदारती ऑर्डिनेंस के इजरा पर रिमार्क्स दिए कि सदारती ऑर्डिनेंस लाना पार्लियामेंट की तौहीन है। अगर ऑर्डिनेंस ही लाना है तो हाउस को बंद कर दें। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तब्दीली कैसे की जा सकती है? एक तरफ पार्लियामान ने कानून बनाया है, पार्लियामान के कानून के बाद ऑर्डिनेंस कैसे लाया जा सकता है? अब इस मामले को जरा से समझें। जो लाहौर हाई कोर्ट है, वहां से जज साहब ने यह भी असाइन कर दिया है कि कौन से जज साहब कौन से अजला के केसेस सुनेंगे। सिंध हाई कोर्ट में मसला जस्टिस के आगा की हद तक ज्यादा है, बाकी थोड़ा बहुत है। यहां पर ठीक ठाक केसेस हैं। सबसे ज्यादा केसेस पंजाब में हैं। आपको खैबर पख्तूनख्वा में एतराज़ात नजर नहीं आएंगे। अब अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं तो सीधा जाइए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर और जाकर फॉर्म 45, फॉर्म 47 निकाल लीजिए। तो फॉर्म 45 जो तमाम पोलिंग स्टेशंस का एक पोलिंग स्टेशन का मजमुआ है, और वहां जाकर 47 में वो सब एक साथ आपको रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आएंगे। वहां सिंध में आपको वाइटो लगा हुआ, ओवरराइट हुआ फॉर्म 45 मिलेगा। पंजाब में आपको मियां नवाज शरीफ के केस में 213 को 1213 करते हुए फॉर्म 45 मिलेंगे। और ये जो फॉर्म 45 हैं, इनमें अगर आप देखें तो नवाज शरीफ, यास्मीन राशिद और बाकी उम्मीदवारों को जितने वोट डाले गए वो उस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद वोटों से ज्यादा वोट हैं। यानी जितने वोट हैं उससे ज्यादा वोट इन लोगों को डाल दिए गए हैं, नवाज शरीफ को डाल दिए गए हैं। इस तरह के फॉर्म 45 बनाए गए हैं। पहला फॉर्म 47 आया था तो उसमें कोई 10-12 ऐसे लोग थे जिनके कुल वोट थे 0। और वोट किसके पास थे? वोट थे मियां नवाज शरीफ के पास, यास्मीन राशिद के पास, या शायद तहरीक लब्बैक वाले एक साहब के पास। बाकी तमाम लोगों के वोट 0 थे। यानी किसी की बीवी ने, बेटे ने, खुद उम्मीदवार ने, उसके फुप्पा ने, चचा ने, ताया ने, ताई ने उनको वोट नहीं डाला। इतना फारिग सिस्टम समझा हुआ था। फिर जब इस पर एतराजात हुए तो फिर नया फॉर्म 47 आ गया। इतने बुरे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करवाए हैं।
जब ये सब कुछ अदालतों में गया है तो फिर इलेक्शन कमीशन को इन फॉर्म 47 विनर्स के लिए नून लीग का साथ देते हुए और हुकूमत ने फिर ऑर्डिनेंस भी जारी किया। ये मर्जी के ट्राइब्यूनल्स बनाना है, इसलिए ये तमाम मसला हो रहा है। और ये मसला जो है, ये लोग तो बाकायदा जो वोट चोरी हुई है, जो मैंडेट चोरी हुआ है, उस मैंडेट चोरी को ऑर्डिनेंस के जरिए बचा रहे। काजी फाइज ईसा साहब को इसको देखना चाहिए, लेकिन नून लीग का, स्टैब्लिशमेंट का और काजी फाइज ईसा का मौक़िफ़ हमें एक नज़र आ रहा है। और ये मौक़िफ़ जो है वो एंटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एंटी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नज़र आ रहा है। मेरी राय तो ये है कि ये मुसलसल हमें इन दोनों को, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनको बाकायदा दीवार से लगाते हुए, बल्कि दीवार में चुनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये मुसलसल हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में इलेक्शन कमीशन की अभी जो इस्तदा थी कि रोक दिया जाए, जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ट्राइब्यूनल बना दिए उनको काम से रोक दिया जाए, ये मुस्तरद हो गई है। मगर लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा, मामला जाएगा 3 रुकनी कमेटी के पास, वहाँ से लार्जर बेंच इसको सुनेगा और उसके नतीजे में हमें क्या नज़र आ सकता है कि ये बरकरार रहेगा और ये बचत हो जाएगी। 24 तारीख को अहम तरीन मामला है, ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है। इस मखसूस नशिस्तों वाले केस में अगर ये मखसूस नशिस्तें नून और पीपी के पास नहीं जाती तो फिर पहली तौसी नंबर अलिफ जो है वो हमें होती हुई नज़र नहीं आएगी। तो फिर काफ़ी कुछ तब्दील होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें हमारे सामने हैं, अजीब व गरीब अंदाज में हमारे सामने हैं। और सबसे हैरानकुन बात यह कि यह अदालत में हो रहा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर करनी चाहिए। बहुत एक सीनियर वकील साहब से मेरी बात हुई तो वो सीनियर वकील साहब कहते हैं कि ये कर देना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और उन्होंने कहा मेरा नाम मत लीजिएगा। लेकिन उनका ये कहना है कि जस्टिस गुलजार साहब की अदालत का फैसला है, उस अदालत के फैसले में काजी फाइज ईसा साहब को मना किया गया कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पीटीआई का केस नहीं सुनेंगे क्योंकि आपका उनके खिलाफ एक वाज़ेह बायस नज़र आता है। तो काजी फाइज ईसा साहब ये केस लड़ते, चैलेंज करते कि मैं बायस नहीं हूँ, अपनी इंटीग्रिटी पर बात आ रही थी, इसको करते चैलेंज, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के केसेस को सुन रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की तौहीन हो रही है। वकील साहब ये कहते हैं, जो अपना नाम ज़ाहिर है कि इन हालात में नहीं लेना चाहते कि बताया जाए, उनका ये कहना ही किया जा सकता है, काजी फाइज ईसा साहब को रोका जा सकता है इससे, लेकिन ये नहीं रोका जा रहा। काजी फाइज ईसा साहब खुद भी इस मामले को रोक सकते थे, यानी अदालत के उस फैसले को वो बाकायदा तौर पर चैलेंज कर सकते थे। जब वो चैलेंज कर देते तो फिर वो बैठ सकते थे, लेकिन अभी तक वो फैसला इन फील्ड है। तो काजी फाइज ईसा साहब को ये केसेस नहीं सुनने चाहिए, मगर वो सुन रहे हैं। या ये जो सरगोधा के जज साहब का मामला था, इसमें एक बड़ा अहम हमारे सामने डॉक्यूमेंट आया है। ये डॉक्यूमेंट क्या बताता है? लिखा हुआ, इट इज़ फर्दर अलार्मिंग टू नोट दैट टुडे 13/6/2024 another special report has been sent to registrar of this court by Mr. Munib Ahmed, assistant in anti-terrorism court सरगोधा। सरगोधा में जहां पर जज साहब ने बताया कि उनके घर पर भी हमला हुआ, उनका गैस का मीटर तोड़ दिया गया, उनकी अदालत पे फायरिंग हुई, तो वहां वो ये बताते हैं मुनीब अहमद के उनके घर पर 11/6/2024 जून की 11 को रात 11:15 पर 6 से 7 इंडिविजुअल्स आए। ये सारे सादा लिबास में थे और इन्होंने आकर भलवाल में उनके घर पर उनसे कुछ सवालात किए। जब ये सवालात किए गए उनसे, और ये सवालात थे रीसेंट जजमेंट्स के हवाले से जो पास की गई स्पेशल जज एंटी टेररिज्म कोर्ट की जानिब से, और ये एफआईआर नंबर है 348/2023 और 355/2023। और ये दोनों एफआईआर जो हैं वो सिटी स्टेशन मियांवाली यहाँ पर दर्ज हैं। अब इसमें लिखा हुआ है कि उसके बाद जो है एक शख्स ने 4 कॉपीज़ निकाली फॉर्म्स की जो ऊपर मेंशन की गई एफआईआर से मुताल्लिक हैं, और मुनीब अहमद जो जज साहब की अदालत का असिस्टेंट है, उसको फोर्स किया गया कि वो उनकी बैक पर, उन फॉर्म्स की बैक पर एक तहरीर लिखे, और उस तहरीर में वो क्या लिख रहा है, यहाँ पर फैसले में लिखा हुआ है, मुकदमा नंबर 348/2023
और मुकदमा नंबर 355/2023 थाना सिटी मियांवाली में मोरिखा 10/6/2024 को इंग्लिश और उर्दू में कोई तफसीली फैसला जारी नहीं किया गया है। जज साहब के असिस्टेंट से लिखवाया गया है कि जज साहब ने कोई तफसीली फैसला जारी नहीं किया है और इस बारे में अदालत में कोई रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। अब जज साहब की अदालत में जो केसेस थे उनकी बुनियाद पे जज साहब कह रहे थे कि मुझे हिरासत किया गया है। अब वो ये बता रहे मुनीब अहमद कि he added that he wrote above reports under great distress and fear। तो उसने शदीद दबाव में, शदीद खौफ के आलम में ये तहरीर लिख दी। He further submitted that the above incident caused great distress and fear to his family, especially his children। तो इससे वो खुद और उसके बच्चे, उसकी फैमिली जो है वो शदीद खौफ व हिरास की कैफियत में मुब्तला हो गई है। यहाँ एक जज साहब का मैंने आपसे तज़किरा किया था कि उनकी सुप्रीम कोर्ट में वापसी की कोशिश हो रही है। ज़रा ये बता रहे हैं, और एक सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने इस सिलसिले में एक व्लॉग भी किया है कि जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद साहब, उनको एड हॉक बुनियादों पर सुप्रीम कोर्ट वापस लाने की कोशिश हो रही है। ज़रा का ये कहना है कि आला तरीन अदालती शख्सियत की ये ख्वाहिश है कि वो वापस एड हॉक जज के तौर पर आ जाएं। फौजदारी मामलात के लिए उनकी अदालत में ज़रूरत है, ये बताया जा रहा है। अब ये जो मामला है कि उनकी वापसी की कोशिश है, एक सीनियर सहाफ़ी साहब ये बता रहे हैं। वो सीनियर सहाफ़ी साहब ये भी कहते हैं कि एजाजुल एहसन साहब भी और ये जज साहब भी, सरदार तारिक मसूद साहब भी, ये दोनों एक कैफियत से गुजरे थे। सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं वो उनके मुताबिक वो खरे उतरे थे, अब उनको वापस लाने की कोशिश हो रही है। तो जज साहिबान आ रहे हैं अदालत में, अब एड हॉक जज की क्या ज़रूरत है? काजी फाइज़ी साहब तो वैसे भी बताते हैं कि जो सीनियरिटी है वो प्रिंसिपल है, तो फिर किसी और सीनियर जज को, आबिर फारूक साहब को ले आएं। लेकिन ये भी मुश्किल है क्योंकि मोहसिन अख्तर कैनी साहब के खिलाफ एक रेफरेंस और लाने की तैयारी हो रही है कि उनकी जो जायदादें वगैरह हैं और उनके कुछ कारोबार वगैरह हैं मुबैना तौर पर जज कारोबार नहीं कर सकता, तो उनके खिलाफ एक रेफरेंस और लाया जा रहा है। तो अदालती महाज पर बहुत कुछ हो रहा है। इसके अलावा हुकूमत एक और चीज़ पर काम कर रही है। हुकूमत ने कुछ माहिरीन कानून से मालूम किया, अब अगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जज साहिबान मुसीबत बन जाएंगे हुकूमत के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के सामने नज़र आ रहे हैं वो हुकूमत को, तो हुकूमत ये करना चाहती है कि कुछ तब्दीली करे और उस तब्दीली के नतीजे में हुकूमत कवानीन में तब्दीली करते हुए, अभी ये ऑप्शन ज़ेर गौर है। फहद शहबाज खान साहब ने इस पर वीडियो की है। तो फिर क्या करे कि ठीक है, हाई कोर्ट के जज साहिबान का ट्रांसफ़र करने का इख्तियार हुकूमत को मिल जाए, यानी हाई कोर्ट के जज साहिबान जो हैं वो चले जाते हैं सिंध वाली रजिस्ट्री में। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की कराची रजिस्ट्री होती है, मैं हमेशा भूल जाता हूँ कि इनको ब्रांच कहते हैं या रजिस्ट्री कहते हैं, लेकिन बहरहाल कराची के जो जज साहिबान हैं वो सक्खर जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं। इसी तरह से लाहौर के हाई कोर्ट के जो जज साहिबान हैं वो पिंडी जाते हैं, वो मुल्तान जाते हैं, मुख्तलिफ शहरों में जो उनकी ब्रांचेज़ हैं वहाँ जाते हैं। तो इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कोई ब्रांचेस वगैरह नहीं है। वहाँ के जो 6 जज साहिबान हैं उनको, या सिंध के जज साहिबान को बलूचिस्तान के जज साहिबान को सिंध, ये किया जा सके तो हुकूमत ट्रांसफ़र वगैरह कर सके, तो हुकूमत फिर अपनी मर्ज़ी की कुछ चीज़ें कर सकेगी। नज़र क्या आ रहा है, सिस्टम जो है वो सब कुछ ऐसे अपनी मर्ज़ी से बज़ोर ताकत कर ले, लोगों से भिड़ जाए, सिस्टम बिल्कुल उलट पुलट के रख दे, लेकिन जो चाह रहे हैं वो हो, बाय हुक बाय क्रुक वो हो। तो ये कोशिशें जारी हैं। इन कोशिशों में आप आवाम से भिड़ रहे हैं। इन कोशिशों का क्या नतीजा होगा बड़ा ही खौफनाक है, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि ये चीज़ें ऐसी चलेंगी। आखिर में मैंने आपसे कहा था मैं आपको बताऊंगा, ये मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब हैं, इन्होंने एक गुफ्तगू की है और ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी हमें ब्लैकमेल करना बंद करे। पीपल्स पार्टी मुसलसल बजट के हवाले से हुकूमत का बाजू मरोड़ रही है। गो कि ये फिक्स मैच काइंड ऑफ थिंग है, लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी जो है अपने कुछ मुतालबात के लिए कर रही है। तो मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी हमें ब्लैकमेल करना बंद कर दे, अगर इख्तिदार गया तो हम अकेले ही नहीं, पीपल्स पार्टी भी अडियाला जेल जाएगी। राना सनाउल्लाह साहब भी कह चुके कि अगर इमरान खान को निकाल देते, इनकी तमाम बातें मान लेते, इनका मैंडेट वापस हो जाता है जो ये कह रहे हैं, तो फिर तो हम अडियाला में होंगे, वो बाहर होगा। तो ये जो खौफ है कि हम अडियाला में होंगे, ये खौफ बढ़ता जा रहा है। इसीलिए पीपल्स पार्टी को भी बताया जा रहा है कि अगर हम जाएंगे तो तुम भी जाओगे, और जाओगे इख्तिदार से नहीं, जाओगे अडियाला के अंदर। ये इस वक्त इस हुकूमत की हालत है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे
अगली वीडियो में।